कि चुनाव चिन्ह ऐसा हो जो हर एक घर के रोजमर्रा जीवन का हिस्सा हो। जैसे हो गया कुल्हाड़ी, हो गया तबे भटुआ देवो। बताइए, और एक 7वीं क्लास की लड़की बोल रही है कि हमारे लिए नौकरी का रास्ता तैयार नहीं है। प्रैक्टिकली सोचना होगा, और प्रैक्टिकली देखा जाए तो रिजवान और जयराम एक है, अलग नहीं है श्रीमान। रिजवान और जयराम एक हैं, और इसी से अच्छे अच्छे लोगों की हालत। रिजवान हमसे अलग होकर अगर धनबाद लड़ते हैं, या धनबाद से हम अलग होकर गिरिडीह लड़ते हैं, तो दोनों को नुकसान। बेटा भी चुनाव लड़ सकता है, आपने इस मिथक को तोड़ा। बिल्कुल, इस मिथक को तोड़ा, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। जो लोग हमें झोली भर भर के सामने, केंद्रीय रक्षा मंत्री के सामने, राजनाथ सिंह जी उनके सामने उनका विरोध करना, ये तो बदलाव हुआ है भैया। और इस बदलाव की पृष्ठभूमि में आप जयराम महतो 4 जेपीएससी लिया, ये कहाँ का मतलब है जी? छठा जेपीएससी के बाद आपने 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये चारों जेपीएससी एक 252 सीटों में ले लिया। करोड़ के आसपास इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदा कंपनियों से लिया गया है। इससे क्या होगा कि भारत की स्थिति पर बहुत। नमस्कार, मैं हूं शिवा और आप देख रहे हैं झारखंड नवनिर्माण। मैं एक ऐसे शख्स की इंटरव्यू लेने जा रहा हूं जो राज्य की बेहतरी के लिए वो सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। विनोद बाबू ने कहा था कि पढ़ो और लड़ो, कथन को चरितार्थ भी किया है। आइए हम उनसे रूबरू करवाते हैं, मिलाते हैं। जोहार। जोहार। पूरे झारखंड ने देखा कि आपने 12 से ऊपर बीमारी ले ली है, 18 से ऊपर केस खाए हैं। इसी दौरान आपका गिरिडीह जा रहे हैं केस के, क्या कहेंगे? देखिए, जब आंदोलन का आगाज हुआ था तो उस समय ये आभास नहीं था कि फुटबॉल के मैदान पर पेनाल्टी की किक लगाने वाला नौजवान और क्रिकेट के मैदान में स्टेप लगाकर गेंदबाज के सिर के ऊपर से छक्के लगाने वाला वो युवा लड़का आज राजनीति में अपनी कुशलता के माध्यम से इस कदर अपने आप को स्थापित करेगा कि राज्य की एक उम्मीद बनकर सामने आएगा, ये हमने आभास नहीं किया था। और चूंकि कंटिन्यू मेहनत करना पड़ा, रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं, और लगभग 16 घंटे 18 घंटे तक हम लोग का दौरा चलता रहा कभी कभी। तो उस दरमियान कुछ चीज़ें आई सामने, क्योंकि यह मानव शरीर है और मानव शरीर को आराम चाहिए, नियमित मात्रा में भोजन चाहिए, उन चीज़ों से दूर रहने के कारण नियमित समय में नींद चाहिए। तो उन चीज़ों से दूर रहने के कारण ये स्वाभाविक है। और डॉक्टर के जांच से पता भी चला है कि लगभग 12 के आसपास छोटी मोटी बीमारियां हमें हो चुकी हैं। लेकिन उसके बावजूद झारखंड वासियों की दुआ है कि आज हम मजबूती के साथ इस आंदोलन को तेजी देते हैं। आज राजनीतिक मैदान में जो शिरकत कर रहे हैं और मजबूती के साथ पथ पर डटे हैं, तो उनकी दुआ है। और जहाँ तक केस का है, जब तक केस आंदोलनकारियों का श्रृंगार होता है, केस तो मैक्सिमम फर्जी होते हैं, क्योंकि केस को इसलिए किया जाता है ताकि विचार को दबाया जाए, आंदोलन को दबाया जाए, नेतृत्व को दबाया जाए। तो खैर, अब हम वो है ना कि साहब खूब कोशिश करो मिट्टी में दबाने की, पर हम बीज हैं, आदत है बार बार उग जाने की, तो उगाएंगे, फिर चिंता की कोई बात नहीं है। कि जहाँ पे लोग कहते हैं कि चुनाव लड़ना बहुत महंगा हो गया है, और वहीं जिस तरह से आपने पब्लिक का प्यार पाकर क्राउड फंडिंग के से आप चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा भी मानना है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं ना, जो भी इलेक्ट्रल बॉन्ड का मैटर सामने आ रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी लगभग 6,000 करोड़ और बाकी सब पार्टियां भी मिलाकर 6,000 करोड़, यानी लगभग 13,000 करोड़ के आसपास इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदा कंपनियों से लिया गया है। इससे क्या होगा कि भारत की बहुत स्थिति पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि कंपनी का मतलब है मुनाफा कमाना। अगर वो आपके राजनेता को चंदा दे रही है, इसका मतलब आम जनता को गिनेगी नहीं, उनके खेत खलिहानों को जबरन अतिक्रमण करेगी, और कर ही रही है। जमीन कहीं 4 डिसमिल लिया है तो वो 6 डिसमिल एक्वायर करके बैठी है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, क्योंकि वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से पार्टियों को चंदा देती है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि अगर आप चुनाव में अगर खर्च है और अगर आपको पैसे चाहिए, तो जो भी पार्टी है, उनके कार्यकर्ता है, उनका सदस्य, प्राथमिक सदस्य बनाते हैं, आरंभिक सदस्य बनाते हैं, आजीवन सदस्य बनाते हैं, उनसे चंदा ले। राजनेताओं को ये चीजों में पैटर्न में बदलाव करना होगा, नहीं तो देश को भारी नुकसान हो भी रहा है। आज भी देखिए 700 किसान मर जाते हैं तब कृषि बिल वापस होता है, क्योंकि सामने अडानी था, अडानी से भी इन्होंने भरपूर चंदा लिया है, लेकिन वो चंदा कहीं लिखित नहीं होगा। तो इस कारण आज मान के चलिए, अभी 80 करोड़ मतदाता हैं भारत देश में, मान के चलते हैं उसमें 25 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के हैं, 12 से 15 करोड़ कांग्रेस पार्टी के हैं। तो भैया आपके जो मतदाता, कार्यकर्ता, मैं मतदाता की बात कर रहा हूँ, कार्यकर्ता अगर मान के चलिए 20-25 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के हैं, 10 करोड़ कार्यकर्ता अगर कांग्रेस पार्टी के हैं, तो आप उनसे चंदा लीजिए ना भैया। उनसे आप रिसिप्ट बना के चंदा लीजिए, 100 रुपया लीजिए, 1000 रुपया लीजिए, 10,000 रुपया लीजिए, उससे आपको करोड़ रुपया मिलेगा। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से जो सामने आ रहा है, जो खासकर देश को एक बहुत बड़ा ये ठग कहेंगे, और जो यशस्वी प्रधानमंत्री कहलाने वाले शख्स ने ये कार्य किया है, उनके नेतृत्व में, ये बहुत ही चिंतनीय विषय है देश के लिए। तो इसीलिए मेरा मानना है क्राउड फंडिंग बहुत ही बेटर ऑप्शन है।
आप अगर सच में नेतृत्व तो जनता आपको चंदा देगी। अगर आप सच में नेता बनने के योग्य हैं तो क्यों थोपा हुआ लीडर बनेंगे? जनता आपको वोट भी देगी, नोट भी देगी, और इसी परिपाटी को हम लोग प्रचलित करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि अगर हमारे आइडियाज को और हमारे जो स्ट्रगल है इसको देश के सामने भी रखा जाएगा किसी दिन, तो मुझे लगता है देश के ऐसे करोड़ों युवाओं को हिम्मत मिलेगा जो गरीब घराने से आते हैं और जो चुनाव में भाग लेना चाहते हैं। तो इसलिए क्राउड फंडिंग बहुत ही बेटर विकल्प है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड की फंडिंग से तो कई गुना, लाख गुना ज्यादा बेहतर विकल्प है। जिस तरह से देखा जाए हाल फिलहाल में जो ज्वलंत मुद्दे आए हैं झारखंड में, चाहे वो 11 JPSC की बात करें या फिर JCC CGL का मामला, अभी आप देखे होंगे कि कल ही हजारीबाग में कुछ छात्र पकड़ाते हैं क्वेश्चन रट्टा मारते हुए, तो किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहला बात, इसको तो हम 11 JPSC से नहीं बोलेंगे, हम इसको 8वां JPSC बोलेंगे, क्योंकि आपने एक साल में 4 JPSC लिया। ये कहाँ का मतलब है जी? 6ठा JPSC के बाद आपने 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये चारों JPSC एक 252 सीटों में ले लिया है। वाह भाई, मैंने अच्छा मजाक है। इसीलिए अगर आंकड़ों के हिसाब से देखिएगा तो ये 8वां JPSC है, बाकी सरकार के हिसाब से देखिएगा तो ये 11वां JPSC है। तो अब मैं बात करना चाहता हूँ बिल्कुल इसके लिए हजारीबाग में जो चीज़ें सामने आ रही है, इसके लिए कहीं ना कहीं मैं बार बार जिन चीज़ों को कह रहा हूँ कि झारखंड में एक सिंडिकेट है जो गैर झारखंडियों का है, और वो इस राज्य की उन्नति देखना नहीं चाहते हैं। वो बहुत जलते हैं हमसे ईर्ष्या करते हैं, और साफ शब्दों में कहा जाए तो हमारी उन्नति नहीं होते हुए देखना चाहते हैं। तो वो सिंडिकेट बहुत भारी पैमाने पर और मजबूती के साथ इस राज्य में कार्य कर रहा है। यहाँ के नेता तो होते हैं झारखंड के, लेकिन उनके पीए जो होते हैं वो गैर झारखंडी होते हैं, उनके सलाहकार गैर झारखंडी होते हैं। तो गैर झारखंडी लोगों के भीतर जो गैर झारखंड है उसके लिए तो प्रेम होगा। अगर वो किसी राज्य का है, वो गैर झारखंडी अपने राज्य के लोगों के लिए प्यार और सहानुभूति रखता है, तो उनको रास्ता भी तो देगा झारखंड में आने का। इसीलिए झारखंड में अगर कोई कानून भी बनेगा तो छेद करके छोड़ देंगे, ताकि उस रास्ते से उनके राज्य के लोग झारखंड में प्रवेश करें। तो इस लिहाज से उस सिंडिकेट का कमर तोड़ना बहुत जरूरी है, और झारखंड को एक स्पेशल राज्य, जिस प्रकार 371A के तहत नागालैंड है, आपका तेलंगाना है, आपका मणिपुर है, मिजोरम है, उस प्रकार इस राज्य की सीमाओं में बैरियर लगाना होगा। अगर आप बैरियर नहीं लगाते हैं तो इसी प्रकार कभी CGL लीक होगा, कभी JPSC लीक होगा, और कभी आपके 10 लाख 15 लाख में सीटों को बेच दिया जाएगा यूपी बिहार वालों को। तो इसलिए मेरा मानना है, और इसे भी झारखंड एक शेड्यूल एरिया में आता है, 5th शेड्यूल, यहाँ के जिलों में, अधिकांश जिलों में 5th शेड्यूल को फॉलो किया जाता है। तो इस हिसाब से इस राज्य के लिए भी एक बैरियर हो, जो नागालैंड के तर्ज पर, अरुणाचल प्रदेश के ILP इनर लाइन परमिट के तर्ज पर इस राज्य को चारों ओर से बैरियर में बांध दे, ताकि बाहरी सिंडिकेट का दम ना हो यहाँ आकर धांधली करने का। बाहरी सिंडिकेट है, इसमें पूरी तरह से हम बिना डरे इस बात को रखना चाहेंगे। बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आपने झारखंड के दर्द को लोगों के बीच लाया है। 2.5 साल का जो मेहनत है वो दिखता नजर आ रहा है। पहली बार लोग कह रहे थे कि आंदोलन से क्या कुछ मिला, पर अभी आप देखेंगे तो 2 उदाहरण मैं लेना चाहूँगा। पहला उदाहरण लेना चाहूँगा धनबाद और गिरिडीह का लोकसभा सीट का उम्मीदवार नहीं चुन पाना, पहला। दूसरा है कि चतरा सांसद सुनील सिंह का विरोध होना। बिल्कुल, अभी राजनाथ सिंह जी के सामने, केंद्रीय रक्षा मंत्री के सामने राजनाथ सिंह जी, उनके सामने उनका विरोध करना, ये तो बदलाव हुआ है भैया। और इस बदलाव की पृष्ठभूमि में आप जयराम महतो और JB कैसेस की टीम को कहीं ना कहीं पाएंगे। कोडरमा लोकसभा के अन्नपूर्णा जी का भी विरोध हुआ है। हर किसी का होगा, जो काम नहीं करेगा वो गैर झारखंडी भी रहेगा, उसका इसलिए विरोध होगा, वो गैर झारखंडी रहेगा, और अगर झारखंडी हो काम नहीं करेगा तो उसका विरोध होगा। कोडरमा के सांसद महोदय का भी विरोध हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी कार्य उन्होंने नहीं किया होगा। और गिरिडीह के लोकसभा सांसद वे तो सुन रहे अपना सीट भी तब मैंने छोड़ने वाले हैं। तो क्यों? क्योंकि वो लोगों के बीच नहीं आए। अगर लोगों के बीच आते हैं तो विरोध का मार नहीं झेलना पड़ता। तो ये चीजें तो सत्य है भाई। अब लोग सवाल कर रहे हैं, अब लोग सांसद के मतलब को, उनके कार्य को समझ रहे हैं कि उनका कार्य क्या है, तो उन कार्यों के हिसाब से सवाल जवाब कर रहे हैं। एक गरीब का बेटा भी चुनाव लड़ सकता है, आपने इस मिथक को तोड़ा। बिल्कुल, इस मिथक को तोड़ा, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। जो लोग हमें झोली भर भर के गालियां भी दे रहे हैं ना, उनको भी आभास करना चाहिए कि यह जयराम महतो जो रास्ता तैयार कर रहा है उससे उनको नेता बनने का रास्ता मिलेगा, और नहीं तो आपको मीडिया पर भारी बनाएगा और नेताजी का बेटा नेता बनाएगा। और वही है, अभी कौन मान के चलिए हमें आलोचना हमारी कौन कर रहे थे, आप ध्यान से देखिए, जो भी पार्टी के लोग हमारी आलोचना कर रहे थे उनके बैकग्राउंड में जाइए। सांसद को मान के चलिए सांसद के लोग आलोचना कर रहे थे, तो फिर सांसद की पत्नी विधायक हो सके, उनका बेटा भी विधायक की तैयारी में है। डुमरी में भी वही कहानी है, जो लोग हमारी आलोचना कर रहे थे उस आने वाली पीढ़ी का उसका बेटा विधायक की तैयारी में है। तो भैया ये जयराम महतो की आप गाली लाख दे लो, लेकिन यही शख्स है
जो नौजवान जो कुछ नहीं है लेकिन राजनीतिक इच्छा रखता हो अपने मेहनत के दम पर, उसे एक रास्ता देने जा रहा है ये जयराम महतो, जेबी कैसेस और ये आंदोलन कि आप भी नेता बन सकते हैं और मुखिया सरपंच नहीं, एमएलए एमपी। जिस तरह से देखा जाए तो एक मैंने सर्वे पोल डाला था धनबाद लोकसभा को लेकर के, वहाँ पे भी लोग बोला जा रहा है कि धनबाद, रांची, जमशेदपुर तीनों था, हमने भी देखा आपका सर्वे। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें वहाँ पे एक लोग बोल रहे हैं कि नहीं, अगर रिजवान जी अगर आते हैं तो जो एक मिथक है जो चल रहा है कि नहीं एक ही जाति का पार्टी है, तो वो मिथक को भी शायद टूटेगा। देखिए मिथक तो टूटेगा ही। हमने पहला कैंडिडेट की घोषणा किसे किया है? मनोज यादव जी को। अभी तक जयराम महतो का बकायदा लिखित घोषणा नहीं हुआ है, इस बात को जानिए। तो मिथक तो टूटेगा ही। पढ़े लिखे नौजवान है, सामाजिक न्याय की मैं बात करता हूँ, तो सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? सबको मौका देना। तो हमने हमारी नई पार्टी से जो सबसे पहला उम्मीदवार का घोषणा किया गया है वो श्री मनोज यादव हैं, इसलिए उस मिथक से दूर जाइए। और जहां तक रिजवान जी का प्रश्न है, पहला बात मैं क्लियर कर दूंगा कि रिजवान और जयराम अलग नहीं है। सबसे बड़ी भूल आज जनता समझ नहीं पा रही है लोकसभा में। रिजवान और जयराम मिल के हैं, दोनों एक हैं। अगर रिजवान हमसे अलग होकर अगर धनबाद लड़ते हैं या धनबाद से हम अलग होकर गिरिडीह लड़ते हैं तो दोनों को नुकसान होगा। इसीलिए हमारा पहला प्रयास होगा कि हम लोग अगर एक चरण में दोनों सीटों पर चुनाव होगा तो मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा उस समय हम लोग कठोर डिसीजन लेंगे। और बकायदा ये रिजवान जी का ही कथन है, ठीक है, जनता रिजवान जी को चाहती है, उन्होंने मेहनत किया है। लेकिन रिजवान जी से आप कभी पूछिए उनका क्या स्टेटमेंट है। उनका स्टेटमेंट यही है कि अगर वो गिरिडीह हमसे कट के धनबाद लड़ते हैं तो भाई गिरिडीह में हमें भारी नुकसान हो सकता है, और हम अगर गिरिडीह लड़ेंगे तो धनबाद में रिजवान जी को नुकसान हो सकता है। तो एक शर्त पे, अगर दोनों सीट अलग अलग तिथि पे लड़ा जाएगा तो आप जयराम महतो गिरिडीह में देखेंगे और रिजवान को शायद हो सके आप धनबाद में देख सकते हैं। लेकिन अगर एक ही चरण में दोनों चुनाव हो जाएगा श्रीमान तो बहुत माने दिक्कत होगा। इसीलिए जो हमारे चाहने वाले हैं और रिजवान के चाहने वाले, जयराम के चाहने वाले, उनको प्रैक्टिकली सोचना होगा कि लोकसभा की राजनीति है ये, उन्हें प्रैक्टिकली सोचना होगा। हाँ, अगर दोनों सीटों का अनाउंसमेंट अलग अलग तिथि में होगा तो ये बहुत होगा कि अगर रिजवान जहीं से लड़ेंगे हम उनके साथ खड़ा रहेंगे, तभी उनको भी मजबूती मिलेगी। तो इन चीज़ों पर भी हम लोग चूंकि नई पार्टी हैं और हमारे जो यूथ हैं वो 18-25 साल के हैं, वो इमोशनली बात करते हैं। इमोशनली नहीं, प्रैक्टिकली सोचना होगा। और प्रैक्टिकली देखा जाए तो रिजवान और जयराम एक है, अलग नहीं है श्रीमान। रिजवान और जयराम एक हैं और इसी से अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो चुकी है। तो रिजवान और जयराम को आप अलग नाम से ना ही बुलाएं। आप चाहें तो जिस तरह वर्ल्ड कप में हुआ था ना, रोहित शर्मा का रो और कोहली का को मिला के रोको चलता था, तो आप कुछ दोनों के नाम से एक नाम बना सकते हैं, वही रिजवान और जयराम है। और भी जो नेता हैं दारू मुर्गा या फिर पैसा को सामने रखा, पर अपने झारखंड के लोगों के सामने बच्चों का भविष्य रख दिया है, ये मिथक को भी आपने तोड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। बहुत सारे बच्चों से हमने भी पूछा कि बाबू आप तो, उनसे हम जाते हैं गाड़ी में तो नारा लगाते हैं जयराम भैया जिंदाबाद, तो हम रुक जाते हैं। 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे होते हैं, हम पूछते हैं कि आप लोग भी राजनीति को समझते हैं? बोला हाँ, अब हम लोग भी समझने लगे हैं जब से आपको देखे हैं, आप यूट्यूब पे वगैरह में आपको देखते हैं। तो हमने यही कहा कि देखिए अगर हम जीत जाते हैं, आप तो हम चाहते हैं कि हम जीते हैं, तो अगर जीत जाते तो आपसे आप हमसे क्या अपेक्षा रखेंगे? तो बोला नहीं भैया आप हमारी नौकरी का रास्ता तैयार कीजिएगा। तो सोच के देखिए, इससे पहले उससे एक सीनियर महिला से हम मिले, वो क्या कह रही है, खर्चा उर्चा देवा तबे भटुआ देवो। बताइए, और एक 7वीं क्लास की लड़की बोल रही है कि हमारी नौकरी का रास्ता तैयार कीजिएगा। तो इस माहौल को बदला है हमने। और वो यहाँ तक कि लोग जीतने के बाद बोलते हैं कि हमारे यहाँ 10 गो पटरू काट दीजिए, हमारे यहाँ आज मैंने भंडारा लगाइए, हाँ तो हमारा अधूरा मंदिर है उसको ईंटा दे दीजिए, सीमेंट छर्री गिट्टी दीजिए। लेकिन एक 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे बोल रहे हैं हमारे लिए नौकरी का रास्ता तैयार कीजिएगा। तो ये तो बदलाव आया है राजनीतिक में। इस छोटे से जीवन में, अल्प जीवन में मैंने बदलाव लाने का प्रयास किया है। चुनाव आयोग का आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, कितनी तैयारी है? जी हम लोग की भी तैयारी ठीक ठाक है। और जैसे ही चुनाव आयोग के आचार संहिता की घोषणा की जाएगी, चुनाव आयोग की उस घोषणा के अनुसार हम लोग भी अपने कार्यक्रमों में फेरबदल करेंगे, परिवर्तन करेंगे, लेकिन कार्यक्रम जारी रहेंगे। प्रत्याशियों का अभी लिस्ट हमको लगता है, देखिए अभी तक चूंकि देखिए हमारे जो शेड्यूल काफ़ी बिजी होने के कारण इस पर चर्चा नहीं हो पाया था। आज हमारे प्रधान महासचिव हम लोग बैठ के आज 2-3 लोकसभा के उम्मीदवारों की सूची जारी कर देंगे। और आप निश्चय रहे, जहां तक अल्पसंख्यक समुदाय है, हमने पहले ही कहा है कि सामाजिक न्याय की बात कही है, तो आज हम लोग ये भी बताएंगे। अभी तक भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के गठबंधन ने अल्पसंख्यक को मौका नहीं दिया है। और ये जयराम महतो का वचन है कि इस लोकसभा चुनाव में
अल्पसंख्यक चेहरा हमारी पार्टी से जरूर होगा। अब वो सीट कौन सा होगा वो स्थिति और परिस्थिति देखेगी। और हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, और सामाजिक न्याय में आप अल्पसंख्यक को हमारी ओर से निश्चय ही एक सीट जरूर जाएगा। वो जमशेदपुर हो सकता है, रांची हो सकता है, हजारीबाग हो सकता है, या धनबाद हो सकता है। उम्मीदवार फरजान खान या रिजवान में से जिन पर सहमति बनेगी, रिजवान और फरजान दोनों की भी सहमति ली जाएगी कि दोनों की में से किन की इच्छा है। क्योंकि देखिए पब्लिक इमोशनल होती है, सोशल मीडिया में कैंपेन होता है, लेकिन जो लोग जिनके नाम की अब चर्चा कर रहे हैं उनसे भी एक बार रायशुमारी होनी चाहिए। और उनसे ऐसा नहीं हम लोग की बातचीत नहीं होती है, रोज हम लोग 4 घंटा बातचीत करते हैं, रात 4 बजे तक हम लोग का चुनावी चर्चा होता है। तो निश्चय ही हम लोग जब राज्य में सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो सभी वर्ग, सभी समुदाय, हर किसी को हमारे दल से नेतृत्व करने का अवसर दिया जाएगा। जेबी केसेस का जो चुनाव चिन्ह लोग मान लिए थे, जबकि वो समिति थी और टाइगर का लोगो के साथ जेबी केसेस का लोगो देखते थे, पर JLKM आपका पार्टी बन चुका है। तो चुनाव चिन्ह जो जितने भी आपके चाहने वाले हैं बेसिक इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव चिन्ह देखिए चिन्ह क्या होगा। चुनाव चिन्ह सबसे पहला बात हमें कुछ ऑप्शंस दिया जाएगा, उसमें से हम लोग अपने मंजूरी देंगे या फिर अपनी इच्छा जताएंगे कि हम लोग इस चुनाव चिन्ह के साथ जाना चाहते हैं। वैसे हम लोग प्रयास करेंगे कि चुनाव चिन्ह ऐसा हो जो हर एक घर के रोजमर्रा जीवन का हिस्सा हो। जैसे हो गया कुल्हाड़ी, हो गया या फिर घर में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं हो गई, या फिर खेल कूद के सामान हो गए जिनसे लोग प्रतिदिन परिचित होते हैं। तो चूंकि उससे हमारी सुविधा होगी, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि चुनाव चिन्ह हमें ऐसा अलॉटमेंट का ऑप्शन मिले जो घरेलू दिनचर्या के जीवन का हिस्सा हो। तो 2.5 महीना ही बचे हैं, क्या मान लिया जाए कि टाइगर पारसनाथ से छलांग मारने वाले हैं और दिल्ली तक का सफर तय होगा? देखिए हमने तो कह दिया है कि इस बार डगर है कठिन, लेकिन युवा हैं, और युवा हो और डगर कठिन ना हो तो फिर उस डगर पर चलने का आनंद ही नहीं है। तो उस डगर को हमने चयन भी किया है जो डगर कठिन हो, और उसी हिसाब से हम लोग कार्य कर रहे हैं। रात को दिन को एक बराबर करके चल रहे हैं। आज अभी किसी पूरे भारत देश की मैं बात कर रहा हूँ, शायद एक इक्के दुक्के प्रत्याशी होंगे जो मैदान में आए होंगे, और आज ये शख्स आधा लोकसभा का दौरा समाप्त कर चुका है। तो बड़ी बात है। गिरिडीह लोकसभा में प्रवासियों को फैक्टर माना जा रहा है कि इस जो गिरिडीह में चूंकि लगभग 2.5 लाख के आसपास प्रवासी हैं, 2 से 2.5 लाख प्रवासी हैं, जिनमें मूलतः नावाडी प्रखंड में है, गोमिया प्रखंड में है, डुमरी प्रखंड में है, आपका वीरटान प्रखंड में है, तो कुछ आपके तोपचांची प्रखंड में है। तो कुल मिलाकर लगभग 2 लाख से 2.5 लाख गिरिडीह लोकसभा में प्रवासी मजदूरों के माने आशंका है कि इतनी हमारी आबादी है जो अन्य प्रदेशों में रहती है। तो वे लोग मुझे लगता है 50 to 60% वापस आएंगे, और उनका वोट 100% जयराम महतो के पक्ष में ही जाएगा। कब तक उन लोगों के लिए, चूंकि लगातार कमेंट आ रहा है कि, और फोन भी करते हैं हमें कि कब तक वीडियो जारी करेंगे उनको बुलावा के लिए? बिल्कुल, जैसे आचार संहिता की घोषणा हो जाएगी, लोकसभा चुनावों की तिथियों की घोषणा हो जाएगी, हम लोग कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसमें उनके लिए विशेष संबोधन होगा प्रवासी मजदूरों के लिए। पब्लिक फंडिंग के लिए विशेष पब्लिक फंडिंग के लिए बिल्कुल पब्लिक उस बात का भी इंतजार कर रही है, और मुझे उम्मीद है कि अगर पब्लिक फंडिंग के लिए हम लोग जैसे ही आह्वान करेंगे 5 दिनों में हमारे पास चुनाव लड़ने के इतना धनराशि जमा हो जाएगी। अंतिम कोई संदेश झारखंड के लोगों को देना चाहिए? अंतिम संदेश यही होगा कि झारखंड बड़ी मशक्कत के बाद, बड़ी मेहनत के बाद, तकल्लुफ़ों और संघर्षों के बाद जागने की स्थिति में है। इसे सोने ना दिया जाए, और ये लड़ाई ये आने वाली पीढ़ी की है। आज देख सकते हैं किस प्रकार हमारी परीक्षाओं को धांधली किया जाता है, हमारी परीक्षाओं को पेपर लीक किया जाता है, और अगर नहीं लीक होता है तो 10 लाख 15 लाख में, जैसे इंजीनियर बहाली में 61 में से 39 यूपी बिहार वाले सीट ले गए खरीद कर। तो इन चीज़ों को रोकना है तो राजनीतिक चेतना का, अपने वोट का उपयोग करना आपको आना होगा, तभी इन चीज़ों से हम लोग मुक्ति पा सकते हैं। यही मेरा संदेश। तो ये थे हमारे झारखंड के एक सनसनी युवाओं, दिलों के धड़कन टाइगर जयराम, जिनके विचारों को आपने सुन रहे थे। उनके विचार कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, और जिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आपने समय दिया था इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।